तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोग क्या चला रहा है, अभी हम कौन सीरीज चल रहा है बताइए। तो अभी चल रहा है मध्यकालीन इतिहास। कौन इतिहास? मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। कौन सा बुक से डिस्कशन करवा रहे हैं? तो यही बुक है किरण का ऑल बिहार एग्जाम। चाहे आप बिहार पुलिस का स्टूडेंट है, बिहार दरोगा का स्टूडेंट है, बिहार एसएससी का स्टूडेंट है, अन्य कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं बिहार या आउट ऑफ बिहार, समझे, चाहे सेंट्रल का, रेलवे, एसएससी जीडी, आरबी, किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि ये बुक का केवल क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताते हैं, इसका पूरा के पूरा ऑपरेशन करते हैं एक सवाल का। और आप एग्जाम्पल के तौर पे आप हमारे चैनल पे जाइए और कोई भी एक वीडियो को उठा के देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग बिना देरी क्लास को शुरू करते हैं। और ये बुक अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि ये बुक के बिना आपका तैयारी अधूरा रह जाएगा। तो ये बुक जिनके भी पास है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो ले लेंगे बुक को, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो मध्यकालीन इतिहास में हम लोग 50 तक कवर कर लिए। एक बात और बता दें कि जो हमारे नए छात्र हैं या छात्रा जुड़ रहे हैं तो उनको बता दें कि इस बुक में प्राचीन इतिहास को खत्म कर लिया गया है, बिहार स्पेशल को खत्म कर लिया गया है और मध्यकालीन इतिहास अभी चल रहा है, जिसमें 50 प्रश्न तक हो गया है। आज हमें 50 से आगे चलना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 50 के आगे। मध्यकालीन इतिहास निकालिए, पेन कॉपी सब साथ में रखिएगा, है ना, और तभी मजा आएगा। चलिए मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में 50 हो गया था, आज 51 चलते हैं। 51 50 नंबर के क्वेश्चन में 50 नंबर कल लिखवाए थे कि बुलंद दरवाजा कहाँ है। थोड़ा सुधार कर लीजिएगा कि बुलंद दरवाजा कहाँ है। 50 नंबर सवाल में बुलंद दरवाजा हम दिल्ली में टिक लगवा दिए थे, दिल्ली टिक नहीं लगाइएगा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है? 50 नंबर सवाल को एक बार गौर से देख लीजिए कि बोला था कि बुलंद दरवाजा कहाँ है, बुलंद दरवाजा कहाँ है। तो कल गलती से हम दिल्ली लगवा दिए थे, लेकिन उसका आंसर सुधार कर लीजिए, वो हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में है। अब बुलंद दरवाजा कौन बनवाया था? तो अकबर बनवाया था। कौन बनवाया था? अकबर। अकबर कब बनवाया था? जब गुजरात के जब जीत के आया था ना, गुजरात विजय अभियान के बाद, जब गुजरात पर विजय कर लिया था, उसके बाद जब आ रहा था तो उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। तो फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण अकबर ने ही करवाया है। और आगरा का लाल किला किसने बनवाया है? आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो वो भी अकबर ने बनवाया था। तो आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। और चूंकि अकबर का पिता कौन थे? हुमायूं, तो हुमायूं का मकबरा भी अकबर बनवाया था। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, हुमायूं का मकबरा, क्योंकि हुमायूं अकबर के पिताजी है। तो हुमायूं का मकबरा भी कौन बनवाया था? तो वो भी बनवाए थे अकबर। और अकबर की पत्नी जोधाबाई थी, तो जोधाबाई का भी जोधा तो जोधाबाई, अकबर की पत्नी का नाम था जोधाबाई। इसका भी मकबरा कौन बनवाया था? तो इसका भी मकबरा अकबर बनवाया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आगरा का लाल किला अकबर बनवाया था, लेकिन दिल्ली का लाल किला शाहजहां बनवाया था। तो ये भी नोट कर लीजिए, दिल्ली का लाल किला बोलेगा ना, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का अगर लाल किला बोलेगा तब बोलिएगा शाहजहां। क्या बोलिएगा? शाहजहां। लेकिन आगरा का लाल किला कहेगा तो अकबर बनवाया था। तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है और अकबर बनवाया था गुजरात के विजय अभियान पे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 50 नंबर का आंसर 3 नंबर हो जाएगा, न कि 1 नंबर होगा। चलिए 51 नंबर है। 51 नंबर है रजनामा फारसी में अनुवाद है। तो रजनामा फारसी में अनुवाद है ये आपका महाभारत का।
महाभारत का फारसी में अनुवाद को बोलते हैं रजनामा। ठीक है, महाभारत को अगर फारसी में अनुवाद करिएगा तो उसका नाम हो जाएगा, ये जो महाभारत है, महाभारत, इसका फारसी अनुवाद क्या है? इसका जो फारसी अनुवाद है वह है रजन, र आधा ज, रजनामा, रजनामा है। और महाभारत का महाभारत का खोज कौन किया था? तो कहिएगा वेद व्यास। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। तो महाभारत का लेखक कौन है? वेद व्यास है। रामायण का महर्षि वाल्मीकि। अब महाभारत का युद्ध कितना दिन चला था? तो 18 दिन। महाभारत का युद्ध कितना दिन? तो 18 दिन चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर बोला है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। राज्याभिषेक का मतलब होता है कि वो राजा बनना। तो कौन सा राजा था मुगल वंश में जिनको 2 बार राजा बना था? तो वो थे औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब थे जो 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाए थे। कौन? औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में क्या जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ? तो 1707 में हुआ। औरंगजेब 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। कितना बार? 2 बार। एक बार करवाया था, पहली बार राज्याभिषेक हुआ था 1658 में और दूसरी बार हुआ था 1659 में। नोट कर लीजिए, 2 बार औरंगजेब 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। एक बार 1658 में और एक बार 1659 में। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यही औरंगजेब है जो शिवाजी महाराज थे उनको कैद कर लिया था। औरंगजेब ने शिवाजी जो महाराज थे, शिवाजी, उसको क्या कर लिए थे? कैद कर लिए थे। आप पता है कहाँ कैद करके रखे थे? आगरा के किला में। कहाँ पे? आगरा के किला में। तो आगरा के किला में इनको कैद करके रखा था शिवाजी को। शिवाजी को कैद करके कौन रखा था? यही औरंगजेब। यही औरंगजेब है जो सिखों के 10वें गुरु, जिनका बेटा जो रावण सिंह और फतेह सिंह था, उनको जिंदा चुनवा दिया था दीवार में। यही औरंगजेब है। तो ध्यान रखिएगा औरंगजेब के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो 52 नंबर का आंसर क्या होगा? कौन मुगल सम्राट जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो वो हो जाएंगे औरंगजेब। कौन हो जाएंगे? औरंगजेब। और औरंगजेब के जो पिता थे उनका नाम था शाहजहां। औरंगजेब का पिता कौन है? औरंगजेब का पिताजी कौन थे? तो औरंगजेब का पिता था शाहजहां। और औरंगजेब की पत्नी कौन थी? तो औरंगजेब की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, नूरजहां। कौन जहां? नूरजहां। और नूरजहां के याद में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया। किसका मकबरा? बीबी का मकबरा। अब बताए बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। और आपको मालूम है कि बीबी के मकबरा को बोलते हैं ताजमहल का भद्दी नकल। ताजमहल का भद्दी नकल किसे कहा जाता है? बीबी के मकबरा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। सूफी जाने जाते हैं। तो सूफी किसे कहते जानते हैं? मुसलमान में मुस्लिम जो संत होता है, जैसे हिंदू में संत को ब्राह्मण पंडित बोलते हैं ना, पंडित जी आए हुए हैं। हिंदू धर्म में ब्राह्मण जो पंडित जी होते हैं उन्हें संत बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं। लेकिन मुसलमान में भी संत होता है, लेकिन उसे संत को बोलते हैं सूफी संत। कौन संत? सूफी संत। तो मुसलमान में क्या होता है? सूफी संत होता है। मुसलमान में क्या होता है? सूफी संत होता है। क्या होता है? सूफी संत होता है। तो ये सूफी संत किस में आता है? मुसलमान में। मुसलमान में होता है, मुसलमान भाई में होता है। अब मुसलमान लोगों का जो धर्म है ना, वो इस्लाम धर्म है। कौन धर्म? इस्लाम धर्म है। कौन धर्म? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के जनक कौन है? संस्थापक कौन है? इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद पैगंबर साहब, मोहम्मद
पैगंबर मोहम्मद पैगंबर साहब है। ये भी नोट कर लीजिएगा कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है, इस्लाम धर्म के जनक कौन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद पैगंबर साहब, मोहम्मद पैगंबर साहब। ऐसी मोहम्मद पैगंबर साहब का मकबरा मक्का मदीना में है। इसका मकबरा कहाँ है, मोहम्मद पैगंबर साहब का जो मकबरा है, मकबरा समझते हो ना, कबर, तो वो कहाँ है, मक्का मदीना, मक्का मदीना, मक्का मदीना है। और मक्का मदीना सऊदी अरब में पड़ता है। कहाँ पर, सऊदी अरब। कहाँ पे पड़ता है बोलिए, सऊदी अरब में पड़ता है। तो मोहम्मद पैगंबर साहब, मोहम्मद पैगंबर साहब का मकबरा कहाँ पे है, तो सऊदी अरब में है। मोहम्मद पैगंबर साहब का मकबरा मक्का मदीना कहलाता है, सऊदी अरब में, जहां मुसलमान लोग हज करने जाते हैं। क्या करने, हज करने जाते हैं। मुसलमान लोग कहाँ हज करने जाते हैं, तो वो करने जाते हैं मक्का मदीना में करने जाते हैं। और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, सऊदी अरब की जो राजधानी है वो हो जाएगा रियाद। अब मुद्रा हो जाएगा रियाल। मुद्रा क्या है, मुद्रा, मुद्रा होगा रियाल। तो राजधानी क्या है, रियाद, और मुद्रा है रियाल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब, जिसका मकबरा मक्का मदीना में सऊदी अरब में है, जिसकी राजधानी रियाद है और मुद्रा रियाल है। ठीक है, द लगा दीजिएगा तो राजधानी हो जाएगा, और ल लगा दीजिएगा तो मुद्रा हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। तो सूफी संत मुसलमानों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट 54 नंबर, औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी ज्यादा शक्तिशाली हुए थे, तो चूड़ामन। कौन हो जाएगा, चूड़ामन। जब औरंगजेब मरा था, औरंगजेब के मरने के बाद, औरंगजेब के मरने के बाद क्या हुआ था, औरंगजेब, तो औरंगजेब के मरने के बाद, तो मरे कब, 1707 में। उसके बाद जाट जो नेता था, जाट जो नेता था, जाट एक समुदाय था, जाट एक समुदाय था, तो उसका नेता था चूड़ामन। कौन मन, चूड़ा, चूड़ामन। चूड़ामन है कि मल है, चूड़ामन है। तो ये चूड़ामन काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे, पावरफुल हो गए थे। क्योंकि औरंगजेब जब तक था तो जाट नेता कमजोर था, लेकिन जैसे औरंगजेब मरा तो जाट नेता क्या हो गए, पावरफुल हो गए। लेकिन परीक्षा में पूछता है कि कुछ महत्वपूर्ण जाट नेता है जिसका एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो उसका हम जाट नेता का नाम लिखवा देते हैं कुछ। देखिए, जाट नेता जो पहला था ना, उसका नाम था गोकुला। कौन था, गोकुला जाट नेता था। क्या था, गोकुला। तो पहला जाट नेता कौन था, गोकुला। दूसरा जाट नेता कौन था बताइए, तो दूसरा जाट नेता था राजा राम, राजा राम, राजा राम। तो तीसरा कौन था, तो वही चूड़ामन। तीसरा कौन था, यही चूड़ामन। और चौथा कौन था, तो चौथा था सूरजमन, सूरजमन। तो याद रखिएगा, जाट नेता टोटल कै गो, 4 गो। पहला कौन, गोकुला, गोकुला। दूसरा राजा राम, तीसरा चूड़ामन, चौथा सूरजमन। ये जो एक गोकुला था ना, तो गोकुला को औरंगजेब मार दिया था। औरंगजेब क्या कर दिया था, औरंगजेब मार दिया था। औरंगजेब मार दिया, किसको मार दिया, गोकुला को। गोकुला को कौन मार दिया, औरंगजेब। ये जो गोकुला जाट नेता है, जो जाटों का जो पहला नेता था गोकुला, इसको मार दिया। कौन मार दिया, औरंगजेब मार दिया। उसके बाद राजा राम को काफी गुस्सा आता है। राजा राम जो था उसको बहुत भयंकर गुस्सा आता है। वो चल जाता है कहाँ, वो चल जाता है अकबर का जो मकबरा है ना, अकबर का जो मकबरा है, अकबर का जो मकबरा। अकबर कौन है, औरंगजेब के बाबा दादा है भाई। औरंगजेब के पिता शाहजहां, और शाहजहां के पिता जहांगीर, और जहांगीर के पिता अकबर, तो उसी का ना पूर्वज है। तो अकबर का मकबरा को खोद कर, ये राजा राम अति है, हिंदू है,
ये सब मुसलमान था, तो गोकुला को मार दिया कौन? औरंगजेब। तो राजा राम को भयंकर गुस्सा आया। अब गुस्सा आया तो अकबर का जो मकबरा था वहां जाने के बाद अकबर का जो अस्थि वगैरह था ना, हड्डी वगैरह, उसको बाहर निकाला और गोदावरी नदी में जाके फंसा दिया। कहा जाके? अकबर के जो मकबरा था उसमें से जो उसकी अस्थि था, अस्थि उसको फंसा दिया। कहा? गोदावरी नदी में। गोदावरी नदी में क्या किया? फंसा दिया जाके, ताकि हिंदू धर्म में परिवर्तन कर दिया, इसीलिए राजा राम। तो पूछेगा कि अकबर का मकबरा कहाँ है, बताइए तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। परीक्षा में आ सकता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा। कहाँ है? सिकंदरा में है। कहाँ है? सिकंदरा। कहाँ पे है? सिकंदरा। कहाँ पे है? सिकंदरा में है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। इसको कहाँ फंसा दिया था? तो गोदावरी नदी में। कौन नदी में? गोदावरी नदी में। को राजा राम कौन फंसा दिया? क्यों फंसा दिया था? कि गोकुला जाट नेता था, उसको औरंगजेब मार दिया। तो राजा राम को गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद अकबर के मकबरा को खोदकर उसकी अस्थि को बाहर निकालकर गोदावरी नदी में जाकर भसा दिया। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में है। ये जो सूरजमल है ना, सूरजमल, तो सूरजमल के बारे में एक बात लिखा जाता है कि जाट का अफलातून इसे कहते हैं। जाट का अफलातून कहते हैं। जाट का अफलातून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाट का अफलातून सूरजमल को कहा जाता है। जाट का अफलातून। तो जाट का अफलातून किसे कहा जाता है? सूरजमल को। तो जाट नेता कहे वो 4 को। कौन कौन? गोकुला, राजा राम, चूड़ामल और सूरजमल। तो चूड़ामल के काल में ये जाट जो नेता था वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, ताकि हम जल्दी से, मतलब वीडियो शॉर्ट रहे, ताकि आपको जल्दी जल्दी देख सके। वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर सवाल में। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत में एक वो महिला शासिका बनी, और वो बनी रजिया सुल्तान। कौन बनी? रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा बने उसमें महिला एक वो था। वो कौन था? रजिया सुल्तान। कौन था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी। चलिए आगे बताते हैं। कभी रजिया सुल्तान पे स्टोरी बताएंगे, बहुत मजा आएगा। लेकिन अभी चूंकि वीडियो शॉर्ट करना है तो अभी हम नई स्टोरी बता रहे हैं। तो रजिया सुल्तान पे एक बहुत अच्छा स्टोरी है, कभी मौका मिलेगा तो जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते 56 नंबर। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया था। बात सही है कि तुगलक वंश का स्थापना, ये जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश है, तो ये तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। इसी गयासुद्दीन तुगलक को ना बोला था निजामुद्दीन औलिया कि हनूज दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने क्या बोला था? कि हनूज दिल्ली अभी दूर है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश का स्थापना किया, और दिल्ली सल्तनत का यही वंश है जो सबसे लंबा समय तक चला था। कब से कब तक? तो 1320 से लेकर 1414 तक, लगभग 94 साल। कितना साल? 94। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा चलने वाला वंश कौन है? यही है, तुगलक वंश। तो यही पूछा था आपसे, यही ना पूछा था कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की स्थापना किया? तो 1320 में। चलिए 57 नंबर। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो मंगोलों के जो वंशज मुगल है वो कहाँ का निवासी था? तो वो थे मध्य एशिया का। कहाँ का निवासी है? मध्य एशिया का निवासी है। 57 नंबर का 3 नंबर, मध्य एशिया। जो मंगोलों का वंशज है मुगल, क्या बोलते हैं? मुगल वंश। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो ये सब किसका वंशज है?
तो ये सब वंशज है मंगोलों का। किसका वंशज है? मंगोलों का वंशज है। तो ये कहां से आया था? ये लोग भारत में आया, अकबर, जहांगीर, बाबर, ये सब। तो कहां से आया था? तो मध्य एशिया से। एशिया महाद्वीप है ना, तो बीच वाला मध्य एशिया से ये लोग आया था। और किसका वंशज है? तो मंगोलों का वंशज है। किसका वंशज? मंगोलों का। तो 57 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। मंगोलों का वंशज कौन? मुगल। कहाँ का? मध्य एशिया का। 58 नंबर, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। बात सही है कि दिल्ली में हुमायूं का क्या है? मकबरा है। तो हुमायूं का मकबरा कौन बनवाया है? तो अकबर बनवाया है भाई। अब हुमायूं का बेटा कौन है? अकबर। तो अकबर ने अपने पिता के लिए हुमायूं का मकबरा बनवा दिया। अकबर अपनी पत्नी के लिए जोधाबाई का मकबरा बनवा दिए। अकबर ही था जो आगरा के लाल किला बनवाए। अकबर ही था जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किए। अकबर ही था जो बुलंद दरवाजा का निर्माण किए। तो ये सब याद रखिएगा अकबर के बारे में। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो उसका आंसर होगा अकबर। तो 58 का 1 नंबर हो जाएगा। 59, गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन किस पुस्तक में है? तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपको पता ही है कि सिखों के 10वें गुरु है और उनका जन्म 1666 में हुआ था। उनका मृत्यु 1708 में हुआ था। बोलिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कितने गुरु? 10वें गुरु। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? तो 1666 में। कब? 1666 में। लेकिन उनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1708 में। 1708 में। तो वही पूछा है कि गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन किस पुस्तक में? तो 10वां ग्रंथ। कैसे याद रखिएगा? तो सिखों के कैमा गुरु है? 10वां गुरु है। तो 10वां ग्रंथ है उनका पुस्तक। कौन पुस्तक है? 10वां ग्रंथ। क्यों 10वां ग्रंथ? क्योंकि वो 10वां गुरु है। याद रहेगा आपको। 60 नंबर, 14वीं शताब्दी में मोरक्को, आपको मालूम है मोरक्को के बारे में कि मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता पहन के जूता। इब्न बतूता था। कौन था? इब्न बतूता। कौन था? इब्न इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का यात्री? तो मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को का यात्री था। और किसके दरबार में आया था? तो वो दरबार आया था मोहम्मद बिन तुगलक। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है पागल सुल्तान। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे रक्त पिपासु कहा जाता है। रक्त पिपासु। क्या कहा जाता है? रक्त पिपासु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त पिपासु कहा जाता है। इसे रक्त पिपासु कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु कहते हैं। ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो इसी के दरबार में आए हुए थे। इसी के मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। और इब्न बतूता जो था ना, इनका एक बहुत फेमस बुक है जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। क्या आया हुआ है? बहुत बार आया हुआ है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया था? इब्न बतूता आया था। कहाँ का यात्री? मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता के बारे में एक बात बोला जाता है, इसका एक बहुत फेमस किताब है, इसका नाम है रेहेला। छाप लो, एग्जाम में एकदम छपने वाला प्रश्न 100%। पुस्तक का नाम क्या है? रेहेला। एकदम आंख कान नाक खोल के वाला बुक का नाम छापो, रेहेला पुस्तक। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट की बुक है। इब्न बतूता का एक किताब है रेहेला पुस्तक। रेहेला होगा, रेहेला पुस्तक। इब्न बतूता का एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? रेहेला। क्या है? रेहेला पुस्तक है। इब्न बतूता किस कहाँ का यात्री? मोरक्को का। किसके दरबार में आया? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT के दरबार में आया। तो क्या बोला है? दिल्ली दरबार में स्वागत किया था। इब्न बतूता का है। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर, मोहम्मद गवान देश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था।
तो बहमनी के दरबार में। 61 नंबर, मोहम्मद जो गवान था ना, मोहम्मद जो गवान था वो बहमनी के राज्य में एक वजीर भी था और एक वकील भी था, तो बहमनी हो जाएगा। अब बहमनी वंश के संस्थापक जानते हैं कौन है? बहमनी वंश, बहमनी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। बहमनी, बहमनी जो था ना, बहमनी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसका स्थापना हुआ था, बहमनी साम्राज्य का। बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। नोट कीजिए, नोट कीजिए कि बहमनी साम्राज्य का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। कब हुआ था? तब 1347 में इसका स्थापना कब हुआ? बहमनी साम्राज्य का स्थापना 1347 में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में। कौन किया था संस्थापक? इसका स्थापना कौन किया था, यानी संस्थापक कौन है? तो बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक है ना, उसका नाम है हसन गंगू। हसन, उसका नाम क्या है? हसन गंगू। नोट कीजिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? कोई पूछे कि बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ, तो कहिएगा 1347 में। कहेगा बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया, तो कहिएगा हसन गंगू, हसन गंगू। फिर बोलेगा बहमनी साम्राज्य की स्थापना कौन से दिल्ली सल्तनत के राजा था तो हुआ था, तो कहिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अब बहमनी साम्राज्य के ही में एगो वकील होता था, और एगो कौन था? एक वकील थे और एक थे वजीर, उसका नाम था मोहम्मद गवान। मोहम्मद गवान। बहमनी के राज्य में एक वजीर भी थे और एक वकील भी थे, मोहम्मद गवान। कौन थे? मोहम्मद गवान। ये क्या थे? तो वजीर भी थे। क्या थे? वजीर थे और साथ में वकील भी थे। तो कोई पूछेगा कि मोहम्मद गवान कौन थे, तो कहिएगा वजीर थे और वकील थे। किसके दरबार में? तो बहमनी साम्राज्य के दरबार में। किसके दरबार में? तो बहमनी साम्राज्य के दरबार में मोहम्मद गवान एक वजीर भी थे और एक वकील भी थे। तब बहमनी साम्राज्य के बारे में इतना प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। चलिए 62 नंबर, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। 62 नंबर सवाल है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? और शेर शाह पर पूरा रामायण बताए हुए हैं कि शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। शेर शाह जीटी रोड का निर्माण करवाया था, ग्रैंड ट्रक रोड। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह के बारे में तो आपको पूरा बता दिए हैं, एक बार रिवीजन करना चाहते तो करिए। इसका बचपन का नाम क्या है? तो फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो मकबरा सासाराम में है। कहाँ पे? सासाराम। सासाराम कहाँ पड़ता है? तो रोहतास में। और रोहतास बिहार का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला है। उसके बाद शेर शाह, हुमायूं और शेर शाह के बीच में पहली वाला लड़ाई कौन हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में। किसके किसके बीच? तो शेर शाह, एक तरफ कौन था? हुमायूं। कौन था? हुमायूं। शेर शाह जीत जाएगा, हुमायूं हार जाएगा। फिर चौसा के बाद होता है एक बेलग्राम का युद्ध। बेलग्राम का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध। इसी को बोलते हैं कन्नौज का युद्ध। इसी को बोलते हैं कन्नौज का युद्ध। ये दोनों 1540 में हुआ था। बेलग्राम का युद्ध कहो या कन्नौज का युद्ध कहो, ये भी शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। ये शेर शाह जीत जाएगा, हुमायूं हार जाएगा। यही शेर शाह है जिन्होंने जीटी रोड का निर्माण करवाया। जीटी रोड कहे तो ग्रैंड ट्रक रोड, ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया। लेकिन ग्रैंड ट्रक रोड का मरम्मत कौन करवाया? तो ऑकलैंड, जो एक अंग्रेज था। कौन था? ऑकलैंड। हम पीछे डिस्कशन कराए हुए हैं। तो 62 हो गया। आइए 63 सवाल।
63 है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था सिखों के दूसरे गुरु और गुरु अंगद देव। गुरुमुखी लिपि कौन शुरू किया था? तो सिखों के आपको कहिएगा दूसरा गुरु जो कि गुरु अंगद देव थे। गुरुमुखी लिपि कौन लिपि है? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि कौन लिपि है? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि का निर्माण कौन करवाया था? तो गुरुमुखी लिपि जो था वो गुरु अंगद देव था। गुरु अंगद देव जो सिखों के कैमा गुरु? तो दूसरा गुरु था। कैमा गुरु था? तो दूसरा गुरु था, सिखों के दूसरा गुरु। और 10 गुरु का नाम फिर से बोल दे। पहला गुरु गुरु नानक देव, दूसरा गुरु अंगद देव, तीसरा गुरु अमरदास, तीसरा रामदास, चौथा पहला गुरु नानक देव, दूसरा गुरु अंगद देव, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन देव, छठा गुरु हरगोविंद, सातवां गुरु हर राय, आठवां गुरु हरकिशन, नौवां गुरु तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा। और सिखों के पहला गुरु और अंतिम गुरु का पूरा डिटेल जानिएगा। जैसे सिखों के पहला गुरु कौन थे? तो कहिए गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। कोई बोलेगा गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1469 में तलवंडी पंजाब में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पंजाब में, तलवंडी पंजाब में हुआ था। लेकिन इसका मृत्यु 1538 में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु 1538 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो करतारपुर में हुआ था। कहाँ पे? करतारपुर। कहाँ पे? करतारपुर में। इसीलिए इनके लिए करतारपुर कॉरिडोर बना हुआ है पंजाब में। करतारपुर कॉरिडोर है। फिर बोलेगा कि गुरु नानक देव के पिताजी का नाम क्या था? गुरु नानक देव के पिताजी का नाम था कालू चंद्र। क्या नाम था? कालू चंद्र है। इनके पिताजी का नाम था कालू चंद्र। और इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम था तृप्ता। इनके माता का नाम क्या था? तृप्ता। इनके पिताजी का नाम था कालू चंद्र और इनके माता का नाम था तृप्ता। क्या था? तृप्ता। और इसकी एक बहन भी थी, सॉरी इसकी पत्नी। इसकी पत्नी का नाम क्या है बताइए? गुरु नानक देव का पत्नी का नाम सुलक्ष्मी। इसके पत्नी का नाम था सुलक्ष्मी। सुलक्ष्मी था। तो नोट कर लीजिए, इनके पत्नी का नाम सुलक्ष्मी था, इनके पिता का नाम कालूचंद्र था और इनके माता का नाम तृप्ता था। तो नोट कर लीजिए गुरु नानक देव के बारे में कि गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक है। तो इनका जन्म 1469 तलवंडी पंजाब में हुआ था। मृत्यु 1538 में करतारपुर में हुआ था। इसीलिए करतारपुर कॉरिडोर बना हुआ है। पिताजी कालूचंद्र थे, माताजी तृप्ता थे, पत्नी सुलक्ष्मी थे। तो आपको गुरु नानक देव के बारे में इतना जानना है। आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के 10वें गुरु के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म 1666 में हुआ, पटना में हुआ। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। इनका मृत्यु 1708 में हुआ। 1708 में हुआ। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम और इनके माता का नाम, तो माता का नाम था गुजरी देवी। कौन देवी? गुजरी देवी। और इनका पिता सिखों के 9वां गुरु गुरु तेग बहादुर। कौन थे? तेग बहादुर। तेग बहादुर थे। तो ये भी जो भी जानिएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में, मृत्यु 1708 में, पिता तेग बहादुर, माता गुजरी देवी। ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में क्या दिए थे? खालसा पंथ की स्थापना किए थे। यह भी जरूरी बात है, लिखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किए थे।
खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किए थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किए थे खालसा पंथ। तो ये भी ध्यान में रखना है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह किए थे। तो सिखों के पहले गुरु और सिखों के अंतिम गुरु के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी आपके पास होना चाहिए। बाकी बात कोई जरूरत नहीं किसी के बारे में डिटेल जानकारी रखने का, लेकिन पहले गुरु जरूरी होता है और अंतिम गुरु जरूरी होता है, क्योंकि सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव थे। संस्थापक भी यही है, लेकिन वास्तविक संस्थापक गुरु गोविंद सिंह को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? चंगेज खान था ना, एक बहुत बड़ा हरामी आदमी था चंगेज खान। चंगेज खान दौड़ा दौड़ा के एक आदमी को मार रहा था। तो चंगेज खान है ना, इल्तुतमिश के समकालीन थे। किसका समकालीन थे? इल्तुतमिश के समकालीन थे। चंगेज खान किसके संस्थापक थे? इल्तुतमिश का। कैसे? तो समझाते हैं अभी चंगेज खान के बारे में। चंगेज खान के बारे में एक बात जानिएगा। एक नाम बता रहे हैं जिसका नाम है मांग बर्नी। एक आदमी था मांग बर्नी। एक आदमी का नाम क्या था? मांग बर्नी। मांग बर्नी को दौड़ा दौड़ा के मार रहा था कौन? चंगेज खां। कौन खा? चंगेज खां। तो चंगेज खां किसको मार रहा था? तो किसको मार रहा था? मांग बर्नी को। तो मांग बर्नी आगे आगे भाग रहा था और चंगेज खां पीछे से खड़ेट रहा था। मांग बर्नी भाग रहा था और चंगेज खां पीछे से खड़ेट रहा था। खेलते खेलते इल्तुतमिश के दरबार में ये पहुंचता है। कहां पे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्तुतमिश कौन था? गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश आधा लॉ होता है तो इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद यही न बनता है इल्तुतमिश, इसीलिए गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते हैं, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बोलते हैं। तो इल्तुतमिश के दरबार में मांग बर्नी पहुंचता है। ये पूछता है इल्तुतमिश कि काहे भाग रहा है? तो ये बोल रहा है कि चंगेज खां हमें खड़ेट रहा है। तो इल्तुतमिश क्या बोलता है कि भाई चंगेज खां से हम पंगा नहीं लेंगे, तो तुम मेरे दरबार से भागो। तुम मेरे दरबार से भागो, क्योंकि चंगेज खां से हम पंगा नहीं लेंगे। ठीक है, तो यही याद रखिएगा कि चंगेज खां किसका पीछा कर रहा था? मांग बर्नी का पीछा कर रहा था। तो चंगेज खां किसके समकालीन थे? इल्तुतमिश के समकालीन। समकालीन का मतलब होता है कि किनके समय में चंगेज खां थे। तो इल्तुतमिश के समय में कौन था? चंगेज खां। और चंगेज खां के बारे में एक कथन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी से बोलते हैं, ईश्वर का अभिशाप। चंगेज खां को क्या बोला जाता है? कि ईश्वर का अभिशाप है। अभिशाप का मतलब समझते हो? ईश्वर का अभिशाप है, मतलब ये हरामी राक्षस टाइप का आदमी था चंगेज खां। एक लुटेरा था चंगेज खां, इसे ईश्वर का अभिशाप बोलते हैं। अभिशाप का मतलब क्या होगा? कि अच्छा नहीं हो ना, उसको बोलते अभिशाप। नहीं कहते अब हम तुमको श्राप देते हैं, तो वही है अभिशाप। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? इल्तुतमिश। पहला अक्षर लिखा हुआ ना, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का पूरा नाम है वो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे। इसी के बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान बनेगी गुलाम वंश के अगला मतलब क्या राजा बनेगी। 65 नंबर, खालसा पंथ। अभी न लिखे थे खालसा पंथ, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह किए थे। कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह 1699 में। कब किए थे? 1699 में। 66 नंबर, भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? आपको बोले थे ना कि बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन लाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वो दिन लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? लिखवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को ना कहते हैं एक के क्या कहते हैं? AK-47 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या लाया? बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया। बाजार
नियंत्रण प्रणाली, माप तौल नियंत्रण प्रणाली। कौन लाया? माप तौल नियंत्रण प्रणाली। यही आदमी है जिन्होंने 1000 खंभों वाला महल बनवाया था। 1000 खंभों वाला क्या बनवाया था? महल बनवाया था। 1000 खंभों वाला महल कौन बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। यही था जो अलाई दरवाजा बनवाया था। अलाई दरवाजा, तो अलाई दरवाजा का निर्माण भी यही किए थे। यही अलाउद्दीन खिलजी है जो अपने आप को सिकंदर ए सानी कहता है। क्या कहता है? सिकंदर ए सानी। अपने आप को क्या बोलता है? सिकंदर ए सानी। यही है जो अपने आप को कहता है द्वितीय सिकंदर। क्या बोलता है? द्वितीय। क्या बोलता है? द्वितीय सिकंदर बोलता है। क्या बोलता है? द्वितीय सिकंदर। तो अलाउद्दीन खिलजी है, इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया, इन्होंने माप तौल नियम लाया, माप तौल प्रणाली लाया, 1000 खंभों वाला महल बनवाया, अलाई दरवाजा का निर्माण यही करवाया। सिकंदर ए सानी इसे ही कहा जाता है, द्वितीय सिकंदर इसे ही कहा जाता है। ठीक है, आप इसी को बोलते हैं सीढ़ी का मकबरा इन्होंने बनवाया था। सीढ़ी जो चढ़ते हैं ना सीढ़ी, तो सीढ़ी का मकबरा, सीढ़ी का मकबरा कौन बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। सीढ़ी का मकबरा कौन बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतना सारा जानकारी आपको होना जरूरी है, इतना सारा जानकारी आपको होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतना जानकारी रखिए आप। अब 66 हो गया है। 67 नंबर, मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहत्सिब कहा जाता था। कि मुगल का जब राज था तो उस समय मुहत्सिब किसे कहते थे? तो जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी को बोलते थे। इसको याद कर लीजिएगा। 67 नंबर में मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहत्सिब कहा जाता था, तो जैन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी को बोलते थे। 68 नंबर सवाल है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अब पानीपत की 3 गो लड़ाई हुआ था। अब तीनों लड़ाई के बारे में पिछले वीडियो में कवर कर दिए थे कि पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ, तीसरा 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। तो पानीपत में कई लड़ाई? 3 लड़ाई। 69 सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं थे? सल्तनत का मतलब समझते हो? दिल्ली सल्तनत का बलबन सल्तनत काल का राजा था, रजिया सुल्तान सल्तनत काल का राजा था, इल्तुतमिश सल्तनत काल का राजा था, लेकिन शेर शाह सूरी दिल्ली सल्तनत में नहीं पढ़ते हैं, उसको मुगल वंश में पढ़ते हैं। तब ना शेर शाह हुमायूं के बीच में लड़ाई होगा। बाबर का बेटा हुमायूं, तो हुमायूं से लड़ाई करेगा शेर शाह, तो उसको हम मध्यकालीन भारत में न पढ़ते हैं, सॉरी मुगल वंश में न पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत में थोड़े पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को, मोहम्मद बिन तुगलक को, अलाउद्दीन खिलजी को, है ना। आपको क्या कहते हैं इसको, गयासुद्दीन तुगलक को, रजिया सुल्तान को, इस सबको पढ़ते हैं। ठीक है। 70 नंबर, बीरबल अपने किस गुण के कारण फेमस था? नहीं होते बीरबल, बीरबल बुद्धिमान आदमी था, बुद्धि का प्रयोग करता था। तो बीरबल क्या थे? एक बुद्धिमानी व्यक्ति था। तो बीरबल के बारे में जानिएगा, एक बुद्धिमानी था। 71 नंबर, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही अकबर, दीन ए इलाही कौन शुरू किया था? अकबर। दीन ए इलाही अकबर ने शुरू किया था। 72, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? आपको मालूम है खिलजी वंश, पहले कौन वंश आया था? गुलाम वंश। सबसे पहले कौन वंश आया था? अरे दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में पहला कौन वंश आया था? तो पहला आया था गुलाम वंश, पहला कौन वंश, और दूसरा आया था खिलजी वंश, दूसरा खिलजी वंश, और तीसरा तुगलक वंश, तुगलक वंश आया था कि नहीं आया था? और चौथा
सैयद वंश। कौन वंश? सैयद वंश। अब पांचवा कौन था? लोदी वंश। कौन था? लोदी वंश। इसका ट्रिको पढ़ाए थे। जीके तो सरल लगता है, जीके तो सरल लगता है। जी फॉर गुलाम वंश, के फॉर खिलजी वंश, क फॉर तुगलक वंश, स फॉर सैयद वंश, ल फॉर लोधी वंश। तो ये गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक चला था। कब तक? 1206 से लेकर 1290 तक। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक चला था। 1290 से लेकर 1320 तक चला था। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला था। तो यही ना है जो सबसे लंबा टाइम तक, ये सबसे लंबा टाइम तक चला था और ये सबसे कम समय तक चला था। क्या? तो यही खिलजी वंश के बारे में बोला है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था बताइए? तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी था। जलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन। देखो गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक। ये तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश। जलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश। गुलाम वंश का तो मालूम है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये भी ध्यान में रखना है ना। इस सब के बारे में भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी टाइम आने दीजिए तो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि सबसे पहला कौन, सबसे कम समय तक कौन और सबसे अधिक समय तक कौन चला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है बक्सर का लड़ाई पूछ दिया है 1764, याद है आपको, वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाए हुए डिटेल में। 74 शेर शाह का मकबरा कहाँ है? यार सासाराम में है। 75 नंबर मुगल साम्राज्य के लिए किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य है ना, लोधी वंश के बाद माना जाता है। तो ऑप्शन क्या दिया? पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। यही पानीपत की पहली लड़ाई हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। यही इब्राहिम लोधी है जो लोधी वंश का अंतिम शासक है। क्या है ये? लोधी वंश का क्या है? अंतिम शासक है। लोधी वंश का कोई बोलेगा कि अंतिम शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोधी। यही इब्राहिम लोधी को बाबर मार देगा और मुगल वंश की स्थापना कर देगा। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इसको कौन मारेगा? बाबर मारेगा। अब बाबर कब मारेगा? 1526। इसके बाद कौन वंश बना देगा? मुगल वंश। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के बाद अगला मुगल वंश आता है। तो पानीपत की पहली लड़ाई हो जाएगा। तो चलिए हम लोग, और 76 नंबर क्या बोला है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। और 77 नंबर सवाल है कि सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? तो वो किया था महमूद गजनवी। तो चलिए हम रहने देते हैं, 75 तक मान के चलो, हम कल 76 से हम शुरू करेंगे, है ना। तो हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। चूंकि आपको पढ़ना भी रहता है, वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहे हैं हम, क्योंकि हम इतना इतना देना चाह रहे हैं जिससे आप पढ़ सके आसानी से। अब एक दिन आप बहुत ज्यादा दे दे, मालूम चला आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं सही से, तो थोड़ा थोड़ा ही करके खत्म कर लेंगे। अब 75 को हो ही गया, 150 सवाल है, 75 को और आ गया, 1-2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, है ना, और आप सफल होइए और हमारा भी नाम, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आपका मेहनत, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, गर्मी लग रहा है, 1 सेकेंड भी बिना पंखा के नहीं रहते, लेकिन अभी वीडियो बनाने के लिए पंखा बंद करके बना रहे हैं।
तो अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे जितना हो सकता है कीजिए। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप मेरे लिए गांव गांव घूम घूम के सब्सक्राइब करवाइए, ऐसा नहीं करना है। बस यही करना है कि आपसे जितना हो सकता है उतना आप मेरे लिए कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। आपको लगता है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी सपोर्ट कीजिएगा। अगर लगता है कि नहीं कर रहे हैं, बेवजह का टाइम पास करते हैं, तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, जब तक फिर भी मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आपका सिलेक्शन इसी बार होगा।